कहते हैं अलौकिक शक्तियों, खासकर शैतानी ताकतों से कभी खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। लेकिन कुछ कॉलेज के बच्चों ने इस चेतावनी को नज़रअंदाज कर दिया और इसका अंजाम उन्हें अपनी जान देकर चुकाना पड़ा। देहरादून की शांत और रहस्यमयी वादियों के बीच एक पुराना हॉस्टल था। यह हॉस्टल 3 मंजिला इमारत में बना हुआ था, लेकिन इसकी तीसरी मंजिल हमेशा के लिए बंद रहती थी। हॉस्टल प्रशासन ने उस मंजिल को ताले और लोहे की मजबूत ग्रिल से सील कर रखा था। सीढ़ियां ऊपर की ओर जाती थी, लेकिन तीसरे माले से पहले ही एक भारी लोहे का दरवाजा रास्ते को रोक देता था। कहा जाता है कि वहां ऊपर कुछ ऐसा है जिसे देखने या जानने की इजाजत किसी को नहीं थी। प्रशासन का आदेश साफ था, तीसरे माले पर कोई नहीं जाएगा। लेकिन क्यों, इसका जवाब किसी के पास नहीं था। कई बार हॉस्टल के स्टूडेंट ने तीसरे माले से अजीब आहटें सुनी थी। अक्सर रात के सन्नाटे में वहां से लकड़ी के सहारे चलने जैसी आवाज आती थी। यह आवाज सुनकर हर किसी का दिल दहल जाता, लेकिन किसी ने भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि कमरे से बाहर निकलकर ये देख सके कि बाहर क्या है। सब जानते थे यह किसी अमानवीय ताकत की मौजूदगी थी, मगर असल में वो क्या था, इसका जवाब किसी के पास नहीं था। उन स्टूडेंट में एक था मोहन, एक बहुत जिज्ञासु लड़का। उस रात वो अपने कमरे में बैठकर एग्जाम की तैयारी कर रहा था। घड़ी में जैसे ही 12 बजे अचानक तीसरे माले से वही अजीब सी आवाज आने लगी। लकड़ी के सहारे चलते धीमी धीमी थाप। मोहन के हाथों से किताब छूट गई। उसके कान उस आवाज पर टिक गए। साहस छूटाकर उसने अपने कमरे की लाइट धीमे से बंद की और खिड़की का पर्दा थोड़ा सा हटा दिया। जैसे ही उसने खिड़की से झांका, उसका खून जम गया। वहां तीसरे माले पे एक बूढ़ा इंसान दिखाई दिया। झुका हुआ शरीर, हाथ में लकड़ी का सहारा और उस सहारे के साथ धीमे चलते हुए। लेकिन सबसे भयानक था उसका चेहरा। मोहन का दिल जैसे सीने से बाहर निकलने को था। दूर से देखने पर किसी को अंदाज भी नहीं होता कि खिड़की खुली है या बंद। लेकिन उस बूढ़े ने सीधे मोहन की खिड़की की ओर देखा और फिर उसके चेहरे पर उभरी वो डरावनी मुस्कान। ये देख मोहन की रूह कांप गई। सफेद फटे पुराने कपड़े, सूरीदार चेहरे पर चमकती बिल्ली जैसी आंखें। उसकी आंख मोहन को ऐसे घूर रही थी मानो वो इस छोटे से छेद के पार भी देख सकता है। मोहन के हाथ पांव सन पड़ गए। उसके माथे से पसीने की ठंडी बूंदें बहने लगी। डर के मारे उसकी सांसें रुक सी गई और फिर अगले ही पल मोहन जमीन पर गिर पड़ा। वो बेहोश हो चुका था। सुबह जब उसकी आंखें खुली तो कमरे में धूप छनकर आ रही थी, लेकिन जैसे ही रात की वो झलकियां उसके जहन में लौटी, उस भयानक बूढ़े का काला चेहरा और उसकी बिल्ली जैसी आंखें और वो खौफनाक मुस्कान, मोहन का दिल फिर से जोरों से धड़कने लगा। ये वो मंजर था जो किसी की भी रूह तक को हिला दे। अगली सुबह मोहन जैसे तैसे नहा धोकर कॉलेज चला गया, लेकिन उसकी आंखों के नीचे काले घेरे और चेहरे की थकान साफ झलक रही थी। क्लास में भी वो हमेशा की तरह उत्साहित ना होकर बूझा बूझा सा बैठा था। उसकी चुप्पी और बिखरे चेहरे को देखकर उसका दोस्त विमल उसके पास आया। विमल ने धीरे से पूछा, क्या हुआ तुझे? आज बड़ा खोया खोया लग रहा है, सब ठीक है ना? मोहन ने बेमन से हंसी हंसते हुए कहा, हाँ यार, सब ठीक है। लेकिन विमल उसकी आंखों को देखकर समझ गया था कि बात कुछ और है। उसने फिर से गंभीर स्वर में पूछा, मोहन, अगर कोई बात है तो साफ साफ बता। मैं तुझे जानता हूं, तू ऐसी खामोश रहने वाला लड़का नहीं है। मोहन ने
गहरी सांस ली और फिर धीरे धीरे पिछली रात का पूरा किस्सा, वो ठक ठक की आवाज़, तीसरे माले पर खड़ा भयानक बूढ़ा और उसकी डरावनी मुस्कान, सब कुछ बता दिया। यह सुनकर विमल का चेहरा भी गंभीर हो गया। उसने धीमी आवाज में कहा, ये आवाज हॉस्टल में कई लड़कों ने सुनी है, पर असलियत किसी को नहीं पता। लेकिन अगर किसी के पास इसका जवाब है तो सिर्फ एक ही इंसान है, वो है अभय। अभय उसी हॉस्टल में रहता था। वो कॉलेज के आखिरी साल का स्टूडेंट था, हंसमुख, मददगार और सबका चहेता। लेकिन उसके बारे में ये भी मशहूर था कि उसने इस हॉस्टल के कई ऐसे राज देखे और समझे थे जिनके बारे में कोई और जानता तक नहीं था। क्लास खत्म होते ही मोहन और विमल सीधा अभय के पास पहुंचे। उन्होंने हिचकिचाते हुए उसे सारी बात बताई। कुछ पल के लिए अभय चुप रहा, फिर धीरे से बोला, डरने की कोई बात नहीं, उसे ऊपर ही बांधा गया है, नीचे आने की उसकी ताकत नहीं। मैं भी एक दो बार उस बूढ़े को देख चुका हूं। ये सुनकर मोहन और विमल दोनों की रूह कांप गई। मोहन ने कांपती आवाज में पूछा, अभय भाई, वो बूढ़ा आखिर कौन है और उस तीसरे माले का राज क्या है? अभय ने लंबी सांस ली। उसकी आंखें थोड़ी ऊपर उठी और घायल सी भारी आवाज में उसने बताना शुरू किया। 6 साल पहले इसी तीसरी मंजिल पर कुछ लड़कों ने वीजा बोर्ड जैसा खेल खेला था। वो रात ठंडी थी, पहाड़ों की बर्फीली हवा कमरे की दरारों से सरसराती हुई भीतर घुस रही थी। कमरा आधा अंधेरे में डूबा हुआ था। लड़के गोल घेरे में बैठे थे और बीच में रखा था एक पुराना लकड़ी का बोर्ड। शुरू में सब हंसी मजाक कर रहे थे। हल्के हल्के हाथ बोर्ड पर रखे गए। किसी ने आधे मन से मंत्र भी बोल दिया। पहले कुछ नहीं हुआ, बस सन्नाटा। लेकिन फिर अचानक ठंडी हवा का झोंका कमरे में भर गया। बोर्ड भी कांपने लगा। लड़कों ने सोचा कोई धक्का दे रहा है, पर तभी धीमे धीमे बोर्ड पर एक एक कर अक्षर उभरने लगे और फिर एक शब्द बना, मृत्यु। लड़कों की रगों में खून जैसे जम गया। सांसें थम सी गई। दिलों की धड़कन इतनी तेज हो गई कि कानों में गूंजने लगी। किसी ने कांपती आवाज में पूछ ही लिया, कौन हो तुम? अचानक ट्यूबलाइट झपकने लगी। एक बार, दो बार और फिर बुझ गई। दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया, मानो किसी ने उस पर काली चादर डाल दी हो। अब बोर्ड पर शब्द और स्पष्ट होने लगे। कोई तस्वीर नहीं, बस शब्द, मरोगे तुम सब। और अगले ही पल जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने फैसला सुना दिया हो, वो रात उस तीसरे मंजिल पर बैठे 8 लड़कों की किस्मत लिख दी गई थी। आने वाले महीनों में एक एक कर सबकी मौत हो गई, लेकिन ये मौत सामान्य नहीं थी। हर मौत अपने पीछे अजीब निशान छोड़ जाती थी। पहली मौत कुछ इस तरह थी कि सुनने वाले का दिल थर थराने लगे। वह लड़का अपने ही बिस्तर पर ही दम तोड़ दिया था। कमरे में कोई संघर्ष का निशान नहीं था, कोई चोट नहीं, बस अचानक सांस रुक गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और भी चौंकाने वाली थी। कोई स्पष्ट कारण नहीं मिला। दूसरी मौत और भी रहस्यमयी थी। वो लड़का हॉस्टल के पीछे वाली पहाड़ी की ढलान पर खून से लटपट पड़ा मिला। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसे ऊंचाई से धक्का मार दिया हो। तीसरे का हाल देखकर सब सिहर गए। उसका चेहरा शांत था, पर आंखें पूरी तरह सफेद पड़ चुकी थी। पुतलियां गायब, शरीर पर एक भी खरोच नहीं थी, कोई निशान नहीं। चौथा लड़का आधी रात को चीखते हुए भागा, वो आ गया, वो मुझे ले जाएगा। उसकी आवाज कुछ ही सेकंडों में गायब हो गई। सुबह उसकी लाश हॉस्टल की सीढ़ियों पर मिली। कोई चिल्लाहट, कोई मदद, कुछ भी नहीं मिला। बस उसकी आंखें खुली
और चेहरा डरा हुआ। बाकी चारों की मौत भी इसी तरह भयानक और समझ के परे हुई। किसी की गले की हड्डी टूटी मिली, किसी की रीढ़ की हड्डी असामान्य रूप से टेढ़ी हो चुकी थी, किसी को ऐसे हाल में पाया गया जैसे उसने लड़ने की कोशिश भी ना की हो। लेकिन जो चीज हर मौत में एक जैसी थी वो थी उनकी आंखें। हर बार आंखें दर्द से फटी हुई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट, पुलिस की जांच और मेडिकल टेस्ट कुछ भी ठोस संकेत नहीं दे सके। किसी की मौत का तार नहीं मिल रहा था, कोई हत्या का साधारण तरीका नहीं। पर इन सब घटनाओं में हॉस्टल की हवा बदल गई। लोग रात के बाद बाहर निकलना छोड़ चुके थे, तीसरे माले के आगे ही कदम रोक लेते थे। पूरा हॉस्टल में खौफ का साया छा चुका था। पुलिस आई, जांच हुई, लेकिन किसी नतीजे पर ना पहुंच सकी। आखिरकार हॉस्टल प्रशासन ने हिमाचल की बर्फीली चोटियों से कुछ तांत्रिक बुलाए। उन्होंने तीसरी मंजिल पर रात भर अनुष्ठान किया। हवन की लपटें उठी, मंत्र गूंजे और अंत में उन्होंने कहा, यह जगह अपवित्र हो चुकी है, इस मंजिल को तुरंत बंद कर दो, वरना मौत का सिलसिला कभी नहीं रुकेगा। उस दिन से तीसरी मंजिल हमेशा के लिए बंद कर दी गई। अभय की ठंडी कांपती आवाज गूंजी, तुम सोचते हो सब खत्म हो गया, नहीं, वो आत्मा आज भी यहां है। मोहन और विमल ने डरते हुए पूछा, कैसे? अभय फुसफुसाया, आधी रात को जब पहाड़ की हवा चीखती है और जंगल मौत जैसी खामोशी में डूब जाता है, तब तीसरी मंजिल पे लकड़ी की आहट आती है, जैसे कोई बूढ़ा आदमी उस वीरान गलियों में टहल रहा हो। कई विद्यार्थियों ने दावा किया है उन्होंने उसे देखा है। लंबा सफेद चोगा, बर्फ से सफेद बाल, बिल्ली जैसी आंखें और हाथ में वही पुराना वीजा बोर्ड। अभय की आवाज और धीमी हो गई, कहते हैं वो बूढ़ा वो भी अपने अगले शिकार की तलाश में है। अगर किसी ने गलती से भी उस मंजिल पर जाकर उस बोर्ड को छू लिया तो वो आत्मा फिर से मुक्त हो जाएगी। इतना कहते ही ऊपर से वही आवाज गूंजी। सभी की रूह कांप उठी। कमरा एकदम सन्नाटे में डूब गया। हवा अचानक और ठंडी हो गई, मानो धुंध ने सब कुछ घेर लिया हो। जूनियर लड़कों ने कांपते हुए अभय की ओर देखा। उसके चेहरे पे हल्की मुस्कान थी, लेकिन आंखों में साफ डर झलक रहा था। गुवाहाटी की पहाड़ियों में कुछ दरवाजे हमेशा बंद रहने चाहिए, क्योंकि जब वो खुलते हैं तो उनके पार सिर्फ मौत और अंधेरा बाहर आता है। तो यहाँ खत्म होती है ये कहानी। आपको कहानी कैसी लगी हमें बताएं। कहानी को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और अपना ध्यान रखें, क्योंकि हर कहानी सिर्फ कहानी नहीं होती।